हेलो एवरीवन। सो हम जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ब्रीथिंग एंड पॉइंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो in today's video we will first study what is meant by respiration and then different organisms में कैसे respiration होता है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन होता क्या है एक्चुअल में? देखो, हमारी बॉडी जो है, मैं एक सेल बना रहा हूँ। दिस इज अ सेल। ओके, इस सेल को वर्क करने के लिए इसको क्या चाहिए? खाना चाहिए, राइट? हर एक सेल को काम करने के लिए खाना चाहिए। बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सब एनर्जी से ही तो हो रहे हैं। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है। उससे एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, अब क्योंकि इतने सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, इतनी सारी बॉडी की नीड्स है, ये ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? बॉडी खुद ऑक्सीजन बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। बॉडी को कोई एक्सटर्नल सोर्स से क्या चाहिए? ऑक्सीजन ये चाहिए बाहर से। तो हमारा एटमॉस्फेयर है जो, वो बना है एयर से, और एयर में तो 21% के आसपास ऑक्सीजन है, राइट? ये ऑक्सीजन यहाँ से सेल के अंदर जाएगी, राइट? तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गया, देखो, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी इज डेंजरस। एक्सेस अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो एसिडिटी बन जाती है और इट कैन किल द सेल्स। ओके, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर सेल में, क्योंकि हर एनर्जी तो चाहिए और कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस हो रहा है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें जो है रिलीज भी करना है आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ से हम जो है इसको वापस एटमॉस्फेयर में डाल देंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन में आता है। देखो, अलग, ये रेस्पिरेशन टर्म खुद में ही एक बड़ी ब्रॉड टर्म है। ओके, तो इसको हम कंपोनेंट्स में पढ़ने की ट्राई करेंगे। तो रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसको एनर्जी बनाने के लिए भैया ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर किसी सोर्स से चाहिए क्योंकि सेल्स खुद ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं। सिमिलरली, जो कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर सेल से बाहर निकालना है, बॉडी से बाहर निकालना है, उसके लिए भी रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। सो दिस इज बेसिकली व्हाई इज रेस्पिरेशन नेसेसरी। अब रेस्पिरेशन के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन की। देखो, रेस्पिरेशन को ओवरऑल अगर देखा जाए सो इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? यहाँ फिजिकल भी है, फिजिकल प्रोसेस भी है ये, और इसमें केमिकल प्रोसेस भी है। कौन कौन सा वो प्रोसेस है वो पढ़ते हैं। ओके, सो क्या होता है, देखो, कंपोनेंट्स होते हैं रेस्पिरेशन के। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? सबसे पहला ये कंपोनेंट होता है वो होता है वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल देते हैं। देखो, यहाँ भी पल्मोनरी वर्ड आए, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो पल्मोनरी का रिलेशन होता है विद द लंग्स। पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग्स। ओके, सो पहला जो कंपोनेंट आ गया वो था हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकंड होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इन दोनों से पहले भी एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आगे डायग्राम में समझाऊंगा अच्छी तरह से। और देन होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
कई बुक्स में इंटरनल रेस्पिरेशन में ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन को इंक्लूड कर दिया गया होता है, लेकिन एनसीईआरटी इसको अलग से बता रही है, तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे, इजी भी रहता है। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। इन द नेक्स्ट स्लाइड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस। सो देखो, this is a person. Okay, this just 1 second. Oh no. Okay, let us think. This is a person. This is nasal chamber. It meets the oral cavity, forms the pharynx. यहाँ एक स्ट्रक्चर होगा, एंड मैं इसको ज़्यादा डिटेल में जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट फॉर नाउ लेट मी टेल यू दैट हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो एक यूनिट होता है वो एल्वियोलाई होता है। दिस इज एन एल्वियोलस। मल्टीपल होंगे तो एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। ये वो यूनिट्स हैं यहाँ जिस लेवल पे एक्चुअल में जो है रेस्पिरेशन होता है, जिस लेवल में एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज होता है बॉडी में। अब देखो, ये है एटमॉस्फेयर, राइट। एटमॉस्फेयर, यहाँ से हम O2 लेंगे। ओके, ये O2 गया नोस्ट्रिल्स में, तो ये जाएगा यहाँ 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 तक जाएगा, राइट। एंड देन हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो यहाँ से एक्सहेल करेंगे, राइट। इस प्रोसेस को बोल देते हैं इनहेलेशन, इस प्रोसेस को बोल देते हैं एक्सहेलेशन। बेसिकली हम एयर ही एक्सहेल करें, एयर ही इनहेल करें, टोटली ऑक्सीजन किसी में नहीं होता, टोटली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि दिस इज द हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उस एयर में ज़्यादा होता है, एंड देन ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कम होता है। ये पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली हम जब एयर को ब्रीथ इन करते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, जब हम एयर को ब्रीथ आउट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। then what happens uh, then what happens that when air is here, what happens, we need oxygen. So let me draw this. There are multiple of blood vessels that line this alveoli. There are numerous of blood capillaries that line this alveoli. अब ये blood vessels जो हैं, these blood vessels also after passing through the heart, यहाँ मान लो this is the heart, heart से जाते हुए they go to the cells, like let me draw a cell here. Here is a cell or tissue. This is a tissue where many cells are there. These are the cells. What is a tissue? Tissue is a group of cells, right? This is a tissue. So what happens now? Look at this. Oxygen it getting diffused into the blood. This is the blood, and CO2 which is rich in this blood because this part is the deoxygenated blood. This will go outside. That is why this oxygen we are inhaling and this carbon dioxide we are exhaling. Okay, so this is a diffusion. Now this oxygen rich blood, this oxygen will go to the heart, and through heart it will pump to the body cells. तो ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया, दिस विल बी यूटिलाइज्ड बाय सेल्स, और सेल क्या करेंगे, सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देंगे, राइट। तो हमारे पास डिफ्यूजन नंबर 1, ये डिफ्यूजन 1 है, दिस इज डिफ्यूजन 2,
राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो, ऑक्सीजन रिच एयर जो है जब अंदर आएगी तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज हो जाता है इन द एयर इन द alveoli, राइट? Now this oxygen along with the blood it goes to the heart pumps it to the body tissues, and in the body tissue this oxygen is taken up by the tissue, and in return carbon dioxide that was eliminated by the tissue that reaches that enters the blood. This is the blood. This is the whole. And what does this oxygen do here? This oxygen, now let me open one cell. So ये एक सेल है, ये यूज करेगा इस ऑक्सीजन का, और ये ग्लूकोज होगा उसको ब्रेक करेगा, राइट, एनर्जी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यही कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ रिलीज हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कैसे साइकिल्स बन रही हैं। तो दिस फर्स्ट साइकिल आई एम ड्राइंग इन, दिस इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, या इसको हम ब्रीथिंग कह देते हैं। इसके भी दो कंपोनेंट हो जाए, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। This first diffusion that is happening at the level of alveoli, diffusion at the level of alveoli, इस diffusion को हम क्या देते हैं? External respiration. I think it's clear. And then this oxygen is going along with blood. This process is transport of gases with the help of blood, या हम इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल एंड हार्ट एंड ब्लड, दिस फॉर्म द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हमारा जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को। सो दिस इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट। दिस यू कैन कंसीडर an intermediate component. And diffusion number 2 that is happening at the level of tissue. This is known as the internal respiration. This is the component 3, and this reaction, this is a chemical reaction, so this is the cellular respiration. I hope this is clear to you. The first thing is pulmonary ventilation, which involves inhalation of air and exhalation of air. Then the diffusion happening at the alveolus level, that is called external respiration. Then transport of gases take place, and at the tissue there is another diffusion where the oxygen gets diffused into the tissues and carbon dioxide gets diffused out into the blood. That diffusion is known as the internal respiration. And after internal respiration, the cell utilizes that oxygen to produce energy. This chemical reaction, this chemical process is known as cellular respiration. So इसमें 3 फिजिकल प्रोसेस पढ़े हमने। और 1 केमिकल यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, बाकी सब तो फिजिकल है। एक जगह से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, केमिकल मीन्स कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है। केमिकल में ये ऑक्सीजन भैया रहा ही नहीं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, ग्लूकोज एनर्जी बन चुकी है, राइट। तो इसमें चेंज आया, तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, रेस्पिरेशन के बारे में लिखा हुआ है, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस है, सही बात है। प्रोसेस सप्लाइंग द बॉडी विद O2 एंड the process of supplying of the body with O2 and removing CO2 is known as the respiration. Pulmonary ventilation, breathing जिसे कहते हैं, is the inhalation and exhalation of air and involve the exchange of air between the atmosphere and the alveoli of the lung. atmosphere से alveoli में, alveoli से atmosphere में, this exchange it happening in the pulmonary ventilation. Inhalation से oxygen enter करता है lungs में, और exhalation से carbon dioxide lungs से बाहर निकलता है। External respiration की बात करें तो it is the exchange of gases between the alveoli of the lungs and the blood. So this is happening at the level of alveolus, so across the respiratory membrane. So it is in this process pulmonary capillaries blood gains oxygen and loses carbon dioxide. Internal respiration क्या होता है? It is the exchange of gases between the blood in the capillaries, systemic capillaries that are arising from the blood. So हार्ट के बाद जो आ जाती है उनको सिस्टमिक ही बोलते हैं।
हार्ट से जो कैपिलरीज आ रही हैं, एंड द टिश्यू सेल। इन दिस स्टेप द ब्लड लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। Within the cells, the metabolic reactions that consume oxygen and gives off CO2 during the production of ATP, it's termed as the cellular respiration. I hope this whole paragraph is clear to you. Right? So where is this? या सो रेस्पिरेशन की बात हुई, अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। देखो एनसीईआरटी में दे रखा है ये कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरह से रेस्पिरेशन होता है, जैसे स्पंजस में, सिलेंट्रेट्स में, प्लेटफॉर्म्स में। इनकी जो बॉडी होती है और बॉडी के जो सेल्स हैं, दे आर हाईली एक्सपोज टू द आउटसाइड, हाईली एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग्स, कोई पानी में भी तो रह रहा है ना, स्पंजस तो पानी में रहेंगे, ये भी तो। लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, इनके सेल्स कैसे होते हैं, जैसे बॉडी है तो बॉडी के सारे सेल्स ऐसे बाहर को है, अंदर से खाली है। स्पंजस की बॉडी कुछ इस तरह से ही होती है ना, राइट। तो अब हर बॉडी जो है, इफ इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होगा, राइट। और अब किसी देखो सेल में भी कैसे जाता है, सेल के अराउंड एक ऑक्सीजन रिच ब्लड बनाया जाता है, तो सेल से डिफ्यूज होता है। लेकिन यहाँ पे ब्लड वेसल की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी के सेल्स सारे बाहर को है। तो अब ब्लड वेसल की जगह डायरेक्ट इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे सेल है, ईच सेल है और ये इन्वायरमेंट है, तो डायरेक्ट क्या होगा, यहीं से ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। सो दिस हैपन्स in case of lower grade organisms, lower invertebrates. नाम याद रखेंगे, sponges, coelenterate, platforms, lower animals. Tracheal tubules, tracheal tubules क्या होते हैं, जैसे हमें ट्रैकिया होता है, एयर पाइप जिसे कहते हैं, इनमें भी एयर पाइप होते हैं। इनकी बॉडी में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं स्पाइरेकल, ये दिखाई गई है यहाँ कहीं, यहाँ हर जगह पे होती है, ऐसे 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 ओपनिंग्स होती हैं जिनको स्पाइरेकल्स बोलते हैं। ओके, स्पाइरेकल से एयर अंदर जाती है। फिर ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इन्हीं को ट्रैकिया बोल देते हैं, जो बड़ी ट्यूब्स हैं इनको छोटी ट्रैक्यूल्स कह देते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स कह देते हैं, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स जो है डायरेक्टली एक एक सेल को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ से CO2 अंदर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा। इस तरह के रेस्पिरेशन को बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब से जो रेस्पिरेशन हो रहा है। इंसेक्ट्स में होता है जैसे कॉकरोच, दिस इज अ ग्रास होपर, ओके, नॉट ऑल द इंसेक्ट्स एक्चुअली। सो ट्रैकियल जो ट्यूब्स हैं, जैसे यहाँ देखो तो ये छोटे छोटे एयर सैक्स हैं, दिस आर द एयर सैक्स, इनको फिल कर दिया जाता है। इवन इंडिविजुअल सेल को भी सप्लाई कर रहा है, और टेम्पररी स्टोरेज के लिए एयर सैक्स बना रखे हैं, यहाँ पे हवा को जो है वो स्टोर किया जाता है, ओके। और देन उसका यूटिलाइजेशन भी इसी काम के लिए होता है। देन वी हैव बुक गिल्स। बुक गिल्स क्या होती हैं, जैसे फिश में गिल्स होती हैं, तो इनके गिल्स में क्या होता है, ऐसे एक गिल है तो गिल में ऐसे 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 बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं लैमिलाए। ये लैमिलाई के साथ एसोसिएटेड होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स, इनके आसपास जो है बहुत सारी ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होंगी। तो ये लैमिलाई में जब पानी जाता है, जब तो पानी जो है वो ऑक्सीजन को इन इन जो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें सप्लाई कर देता है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे लैमिलाई होगा तो जब यहाँ पे पानी होगा और यहाँ पे ब्लड वेसल होगी, तो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। सो बुक गिल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट, याद रखने के लिए वैसे स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है कि बुक गिल्स क्या होते हैं। बेसिकली गिल्स होते हैं जिनके बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं उनमें, जो लैमिलाई कहते हैं, जो कि लगता है कि बुक्स में जैसे पेज होते हैं ना बहुत सारे, तो ऐसे इनमें गिल्स में लैमिलाई होते हैं, इसलिए इनको बुक गिल्स कहते हैं। तो नाम याद रखना है, लिमुलस में होते हैं, लिमुलस। क्या है ये, एक आर्थ्रोपोडा का
मेंबर है। हाँ, इसको किंग क्रैब बोलते हैं, राइट। ये जो दिख रहा है आपको बंदा, सो इनके अपेंडेजेस, जैसे ये अपेंडेजेस होती हैं, ये जो दिख रही हैं, तो इनके अपेंडेजेस में ही ये बुक्केल्स होते हैं। और इसको एक इम्पॉर्टेंट याद है, इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। क्यों लिविंग फॉसिल क्यों बोलते हैं? फॉसिल होते हैं ना जो डेड रिमेन्स होते हैं, जो पहले ऑर्गेनिज्म रहे थे, जैसे आर्कियोटेरिक्स का फॉसिल है ना। तो इनको लिविंग फॉसिल इसलिए कहते हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर, ये बिलीव किया जाता है कि जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर ये थे, इनमें आज तक कोई अडेप्टेशन नहीं हुई, वैसे के वैसे ही आज भी हैं। तो एक किस्म के ये फॉसिल हैं, एंसिस्ट्रल, इवन हाईली एंसिस्ट्रल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसलिए इनको याद क्या रखना, both gills are present in both gills are present in king crab or limulus, that is also known as living fossil because they have remained unchanged, evolved for the like millions of years. So aquatic Chalicerata इसका ग्रुप होता है, Chelicerates such as horseshoe crab, जिसको हम क्या बोलते हैं, limulus, इसका काम है। फिर आते हैं बुकलंच। बुकलंच किसमें होते हैं? जैसे ये सारे आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा में वाइड वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। जैसे बुकल्स हैं तो बुक लंग्स भी होंगे जो थोड़े से टेरेस्ट्रियल आ गए, तो ये स्पाइडर्स होते हैं, ये स्पाइडर है। स्पाइडर में यहाँ भी एक ओपनिंग होती है, स्पाइरेकल कहते होंगे, राइट। स्पाइरेकल से हवा, ये देखो ये अच्छा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। लेट मी ट्राई टू जूम इट, या ये आप देख रहे हैं, ये देखो स्पाइरेकल से ये स्पाइरेकल्स है। पॉइंटर कहाँ है? अच्छा, या सो यहाँ से हवा अंदर जाती है, हवा अंदर गई, ये जो है ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, ये बेसिकली खाली स्पेस है, यहाँ पे हवा जाती है, दिस इज द हवा। यहाँ हवा भर रही है, हवा भर रही है, हवा भर रही है। अब ये जो स्पेसेस हैं जो रेड में दिखाई गए हैं, these spaces actually contain the these spaces this contain the blood, और जो भी इनका, हाँ ब्लड ही होता है, लिम्फ। तो यहाँ पे ब्लड है। अब यहाँ से ब्लड और एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन अंदर जाता है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। यहाँ पे भी डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। देन ये देखो ब्लड कैसे जा रहा है, ब्लड का फ्लो इस तरफ से है। तो इसके साथ ब्लड जो है, ये ब्लड है और ये लैमिलाए है। इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। देन दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड गोज टू अनदर ऑर्गन। इस तरह से हार्ट कह लो, नॉट रियली हार्ट, बट एक चैम्बर होता है जिसको हार्ट कहा जाता है, यहाँ पे ये ब्लड जाता है, देन पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। सो बुक लंग्स आर प्रेजेंट इन स्पाइडर्स और एरेक्निडा। ये एरेक्निडा याद रखना है। तो बुक लंग्स क्यों? क्योंकि इनके लंग्स भी देखो कैसे लग रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो बुक में पेज कैसे होते हैं? अगर एक बुक को खोलो तो उसमें भी तो ऐसे 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 पेज होंगे ना, तो इसलिए इनको बुक लंग्स कहा गया है। गिल्स की बात करें तो ये जो देखो, ये अगर फिश जो है, फिश में होते हैं, टैडपोल ऑफ फ्रॉग में होते हैं, और जितने भी एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा हैं मोस्टली सभी में यही होते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है, पानी अंदर जाता है एंड देन पानी यहाँ से बाहर आ जाता है। ओके, ये O2 वाला पानी होता है। यहाँ क्या होता है कि अगर आप एक गिल में देखें, जब जहाँ पानी जाता है तो गिल में भी ऐसे 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 ये स्ट्रक्चर जो आपको कॉम्ब लाइक दिख रही है, ये क्या है? ये गिल लैमेलाए है। दिस गिल लैमेलाइस क्या होता है, पानी जो है यहाँ से जब फ्लो करता है, मानो पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है, सॉरी ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। लेट मी ड्रॉ इन ब्लू एक्चुअली, ब्लू एंड रेड, राइट। देखो दिस इज अ लैमेलाए, अगेन वही हो रहा है जो वहां हो रहा था, कुछ इसमें जो वो नहीं है। एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ अंदर चला जाता है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, दिस इज एयर। एंड ये बाहर, सॉरी वाटर, दिस इज ब्लड। इसमें वाटर होगा, वाटर होगा, वाटर होगा, इसमें ब्लड होगा।
तो ये ब्लड से ऑक्सीजन क्या करता है, इस लैमेला में चला जाता है, और देन जो ब्लड, ये जो वाटर है बाद में, ये वाटर बाद में यहाँ से निकल आता है, जैसे माउथ से गया, माउथ से अंदर गया, और देन थ्रू दिस गिल्स ये बाहर आ जाता है गिल से। तो गिल क्या काम करें, फिल्टर फीडिंग, जैसे फिल्टर नहीं होता छन्नी, तो छन्नी में से अगर निकालें, छन्नी में से अगर हम चाय निकालें तो पत्ती ऊपर आ जाती है, बाकी चाय नीचे आ जाती, पानी नीचे, चाय नीचे आ जाती है एक्चुअली। तो ये क्या करिए, छन्नी की तरह काम करिए, पानी जाता है मुंह से और उस छन्नी से छान के आता है, और उस छन्नी में वहां नहीं रहता, वो छन्नी अब्जॉर्व कर लेती है बेसिकली, ये गिल्स के अराउंड जो ब्लड कैपिलरीज हैं, दे अब्जॉर्व द ऑक्सीजन। ट्यूबफिट, ट्यूबफिट में ऐसे सक्शन ट्यूब्स होती हैं, ये जिनको ट्यूबफिट बोलते हैं, इनका काम क्या है, पहले तो काइनोडर्म्स में होती है, याद रखना है, फिर स्टार फिश एग्जाम्पल है इसकी, एस्टर, एस्टर बोलते हैं जैसे आप। सो दिस इज ट्यूबफिट, इनका काम क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ये सक्शन क्रिएट करते हैं। इनका स्ट्रक्चर बहुत अंदर से सीव ट्यूब होती है, ऐसे पांचों आर्म्स में एक मेन ट्यूब्स होती है, पर वो बेसिकली वहाँ उतना डिटेल में नहीं करेंगे। इसका बस ट्यूबफिट का फंक्शन देखें, लोकोमोशन में है, फीडिंग में है, और रेस्पिरेशन में है। सो इन द एकाइनोडर्म, एकाइनोडर्मेटा को काइनोडर्मेटा क्यों बोलते हैं, एकाइनोडर्मेटा को काइनोडर्मेटा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पे ये देखो, ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इकाइनो का मतलब ही स्पाइन से होता है, स्पाइन मतलब कांटे, तो इनकी बॉडी कांटेदार होती है, इसलिए इनको इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। तो स्टारफिश एग्जाम्पल है, इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन, फीडिंग ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो ये ट्यूब फिट होते हैं। लंग्स की बात करते हैं तो हमारे में ये लंग्स होते हैं, जो कि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लंग क्या होते हैं, पल्मोनरी सैक्स भी बोल देते हैं इनको। ओके, सो दिस इज हाउ अ लंग्स एक्चुअली लुक लाइक। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फ्रॉग के बारे में याद रखो, फ्रॉग में तीन तरह से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, पहले तो इसका जो लार्वा होता है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है, इट इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, इट इज आस्क्ड इन द नीट, सो डोंट कंसिडर कि ये ओवर है, दिस इज एक्चुअली आस्क्ड। सो लार्वा जो है, लार्वा जो है वो कंप्लीटली एक्वेटिक होता है। लार्वा को क्या बोलते हैं फ्रॉग के, टैडपोल। So this tadpole is completely aquatic. So it has gills. It respires by gills only. Okay, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, अडल्ट फ्रॉग की। अडल्ट फ्रॉग तीन तरह से रेस्पायर करता है। सबसे पहले थ्रू द जर्नल बॉडी सरफेस। ओके, जर्नल बॉडी सरफेस से ये देखो, पहला जर्नल बॉडी सरफेस क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, और सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, इट्स इट्स गलत, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है थ्रू द जर्नल बॉडी सरफेस। ओके, देन दूसरा होता है इसके बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी कौन सी होती है, ओरल कैविटी और फेरेंक्स का कुछ रीजन मिला के जो एरिया बनता है उसको बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं। इसकी जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है, ये बहुत ही हाईली कह सकते हैं कि हाईली अडेप्टेड फॉर रेस्पिरेशन, बहुत ही क्या कह सकते हैं इसको, जो होता है डिफ्यूजन के लिए बहुत ही हाईली डिफ्यूजिबल होती है। इसमें क्या है, जैसे ये बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग है, तो इसके जो सेल्स हैं ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही पतले पतले सेल्स होते हैं, राइट। सो दीज सेल्स कैन अलो द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। सो ये मुंह से जैसे वो इस बक्कोफेरेंजियल कैविटी में हवा भरता है, पहले तो यहाँ से मुंह से हवा भरे, मुंह से नहीं भरता एक्चुअली, नोस्ट्रिल से भरता है, मुंह बंद रखता है, गलेट ये सब जो ओपनिंग्स होती हैं बंद रहती हैं, तो बेसिकली नोस्ट्रिल से हवा लेता है, दिस हवा बनने से बक्कोफेरेंजियल कैविटी इन्फ्लेट हो जाती है, और जो ऑक्सीजन रिच लेयर है वो जो है सराउंडिंग ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से यहाँ डिफ्यूज हो जाता है। सो दिस बक्कोफेरेंजियल कैविटी, इट इज द जनरल बॉडी सरफेस इज व्हेन द फ्रॉग इज इन when the frog is in water,
बक्कोफेरेंजियल कैविटी व्हेन इट इज इन मोस्ट एक्टिव फॉर्म, तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी से ही ये रेस्पायर करता है। जनरल बॉडी सरफेस से जब ये हाइबरनेट करता है व्हेन इन वाटर, अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, जब पानी में होता है तो, या फिर ड्यूरिंग हाइबरनेशन। और ये तो मोस्टली ये डोमिनेंट तरीका है इसका। एंड देन थर्ड इज लंग्स। लंग्स जो है दे आर नॉट पुअरली डेवलप्ड, क्योंकि देखो ये क्या है, एम्फीबिया है, और एम्फीबिया जो है दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, राइट। ये कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल भी नहीं है, तो क्योंकि स्टिल इवोल्यूशन के दौरान जब ये रेप्टाइल से ये एम्फीबिया बने, तो एम्फीबिया जो है वो टेरेस्ट्रियल तो हो गया, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए स्टिल कैसा चाहिए, इनको रिप्रोडक्शन के लिए स्टिल पानी की। एम्फी का मतलब ही क्या होता है, दोनों। एम्फी का मतलब होता है बोथ। तो ये डुअल लाइफ जीते हैं। इनका एक लाइफ का फेज जो है, जो लार्वा फेज है, वो वाटर में पास होता है, और एक फेज लाइफ का जो है वो लैंड में पास होता है। तो इसलिए इनकी अडेप्टेशन में लंग्स जो है दैट आर पुअरली डेवलप्ड, लंग्स जो है इतने डेवलप नहीं होते, तो लंग्स का रोल जो है दैट इज नॉट मच, so they use it but not so much. So majorly they make use of this buccopharyngeal lining. इसकी lining इतनी delicate, इतनी thin होती है कि that it allows the diffusion of gases across it into the blood vessels surrounding this. So this is the respiration in frog. Human respiratory system आज नहीं पढ़ेंगे, एक complete वीडियो में, अगली वीडियो में इसको complete करेंगे। So yeah, और जनरल बॉडी सरफेस में सिंपल डिफ्यूजन में एक और होता है, जैसे अर्थ फॉर्म है, राइट। देखो सिंपल डिफ्यूजन में दो तरीके थे, या तो सेल एक्सपोज हो या तो ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो, राइट। अगर ये बॉडी है जैसे अर्थवॉर्म की, और मैंने क्या किया, मैंने इसकी बॉडी से क्यूटिकल होता है बाहर की लेयरिंग, इसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो इसकी क्यूटिकल से यदि गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, अगर if it can allow the gaseous exchange, then what can I do? If I put the blood vessels here, अगर मैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स डाल दूं और यहाँ पे ब्लड वेसल्स डाल दूं, देखो, और ये ब्लड वेसल्स ऐसे जुड़ जाएं, ओके, समझ रहे हो क्या ड्रा कर रहा हूँ। दीज आर द ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड हो जाए, 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 तो ये ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में जाएगा। बाकी जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ऐसे बना हुआ है कि इट विल सप्लाई द ऑक्सीनेटेड ब्लड टू दीज सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स होंगे इनको सप्लाई करेगा। तो ये अर्थवॉर्म के केस में ऐसा होता है कि इसका जो blood vessels and they are near the cuticle, near the body surface. So what would it do? It would allow the diffusion of gases. The cuticle will allow the diffusion of gases into the blood, and that blood will be circulated all over the body. तो एक नाम और याद रखना, अर्थवॉर्म। जितने मॉइस्ट स्किन्ड एनालिड्स होते हैं ना, एनालिडा का ही मेंबर है ना अर्थवॉर्म, हाँ, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, तो उनमें ये इसी तरह सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज नियर द क्यूटिकल, सो इट वुड अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सो आई थिंक दिस इज डन नाउ। So with this we finished today's video actually. Yeah, we have done, what have we done, we have understand what is respiration, what are its various components, and what are the various respiratory organs and different group of organisms. In the next video we will study the structure of human respiratory system. So thank you for watching, thank you very much.